कोई भी सार्थक व्यक्ति, कोई भी सार्थक समाज, कोई भी सार्थक सरकार कभी अंधकार के साम्राज्य को विजयश्री का तिलक नहीं लगा सकती। चहुओर चुनौतियों से घिरे होने के बावजूद हम एक लक्ष्य और सपना देखने की ताकत रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, चुनौतियों का अंधेरा हमें बच्चन जी की पंक्तियों की स्मरण कराता है। पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारा सौभाग्य है, यह हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि एक और हम लोग 500 सालों के संघर्ष के बाद श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में होते हुए देख पा रहे हैं, और हमारी पीढ़ी का यह भी सौभाग्य है कि अमृत काल में भारत को दुनिया का सुपर पावर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किए जा रहे क्रांतिकारी कार्यों को भी हमारी पीढ़ी देख रही है और उसमें सहभागिता भी निभा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अथक ऊर्जा आज हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। तो सहज सरल मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का कुशल नेतृत्व हमारी ताकत बनकर हमारे साथ है। अध्यक्ष महोदय, आज देश अमृत काल में नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया आज भारत की ओर निहार रही है। विकसित भारत का सुस्पष्ट लक्ष्य सबके सामने है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि छत्तीसगढ़ के विकास को ग्रहण लग गया। भ्रष्ट और स्वार्थपरक ताकतों ने छत्तीसगढ़ को दबोच कर रखा था। चिंता होती थी कि भारत की इस विकास यात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ का क्या होगा, लेकिन लोकतंत्र की ताकत ने इन नकारात्मक शक्तियों को पराजित कर दिया। अध्यक्ष महोदय, पराजित कर दिया। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की जनता की उंगलियों पर लगी स्याही ने छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के नए रास्ते खोल दिए हैं। विकास यात्रा का कृष्ण पक्ष समाप्त हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो चुका है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सुशासन का सूर्योदय हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, किसी सरकार के बजट को महज उसके आय व्यय के लेखा जोखा के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि वह किसी सरकार के भविष्य का विजन होता है, एक दस्तावेज होता है जो दशा और दिशा को निर्धारित करता है। उस विजन डॉक्यूमेंट के रूप में उसे पढ़ा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा की इस मोड़ पर सवाल उठता है कि हम छत्तीसगढ़ को आगे कहां लेकर जाना चाहते हैं, हमारी कमजोरियां क्या है, हमारी ताकतें क्या है। स्वॉट मैनेजमेंट में एक एनालिसिस होता है। अध्यक्ष महोदय, शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीक के लिए एक स्पष्ट सपना, एक स्पष्ट लक्ष्य जरूरी है, उस लक्ष्य तक पहुंचने की रणनीति जरूरी है, एक रोड मैप जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमने तय किया है कि छत्तीसगढ़ 2047 तक कैसे एक विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनेगा, इसका दृष्टिपत्र, एक विजन डॉक्यूमेंट हम तैयार करेंगे और इस दृष्टिपत्र का नाम होगा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047। 1 नवंबर सन 2000 को 1 नवंबर के दिन भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य को बनाया था, और इसी 1 नवंबर को इसी साल सन 2024 में ये विजन डॉक्यूमेंट जो अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 होगा, उसे हम इस राज्य की जनता को समर्पित करने का काम करेंगे। अध्यक्ष, हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। अध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि कोई भी सार्थक व्यक्ति के लिए कोई भी मंजिल आखिरी मंजिल नहीं होती है, हर मंजिल एक पड़ाव होता है अगले मंजिल तक आगे बढ़ने के लिए। इसी दर्शन के साथ मोदी जी कहते हैं कि हम बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य बनाते हैं। ये मोदी जी का विजन है। 2047 के दीर्घकालिक विजन तक पहुंचने से पहले हमें मध्यम अवधि के अर्थात मिड टर्म टारगेट भी बनाने होंगे। हम छत्तीसगढ़ के लिए तय कर रहे हैं कि 2047 तक हमारा छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ होगा। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा मिड टर्म टारगेट क्या होगा, वह भी हम निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष, जैसे मोदी जी ने देश में इसी तरह का एक मध्यावधि लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी लगभग 5 लाख करोड़ है। इसे आने वाले 5 सालों में 2028 तक 10 लाख करोड़ करना हमारा बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। अध्यक्ष, पिछले 5 सालों की आप तुलना करेंगे तो यह लक्ष्य बहुत बड़ा दिखाई देगा, लेकिन फिर भी इस बड़े लक्ष्य को हम स्वीकार कर रहे हैं और इस चुनौती के लिए आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। यह मध्यावधि लक्ष्य देश को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के मोदी जी के महायज्ञ में हमारा योगदान होगा।
मोदी जी के सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर चलते हुए हम केंद्र का सहयोग भी प्राप्त करेंगे और देश के विकास यात्रा में अपनी महती भूमिका भी निभाएंगे। छत्तीसगढ़ अब केंद्र से टकराव वाले पिछले 5 वर्षों के मॉडल के स्थान पर डबल इंजन की सरकार में संघ राज्य समन्वय से विकास का नया अध्याय लिखेगा। इस 5 सालों के अत्यंत फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु होगा ज्ञान। दूसरा हमारा पिलर होगा तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास। तीसरा हमारा पिलर होगा तमाम चुनौतियों के बीच अधिकाधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना, मैक्सिमम कैपेक्स। चौथा हमारा पिलर होगा प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल। हमारा 5वां पिलर होगा अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर। हमारा 6वां पिलर होगा सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना। हमारा 7वां पिलर होगा फोकस ऑन बस्तर सरगुजा। हमारा 8वां पिलर होगा डीडीपी डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स, विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट्स। हमारा 9वां पिलर होगा छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास, प्रमोटिंग छत्तीसगढ़ी कल्चर। हमारा 10वां पिलर होगा क्रियान्वयन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इन 10 पिलर्स को मैं थोड़ा व्याख्यायित करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। हमारा जो पहला पिलर है फोकस अप और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु जो होगा वो ज्ञान होगा। ज्ञान नॉलेज तो होगा ही, लेकिन इस ज्ञान का हमारा अर्थ है जी अर्थात गरीब, वाई अर्थात युवा, ए अर्थात अन्नदाता और एन अर्थात नारी। ज्ञान के माध्यम से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित हमारा आर्थिक विकास होगा। अध्यक्ष महोदय, भारी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि पिछले 5 वर्षों में हमारे छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार ने इन चारों समूहों के साथ अन्याय किया है। न केवल गरीबों के छत के अधिकार को छीना गया, यूरिया डीएपी में कालाबाजारी हुई, 2 रुपए में गोबर खरीदकर गुणवत्ता विहीन कंपोस्ट के नाम पर 10 रुपए में जबरन उसे बेचा गया। किसानों के संबंध में अनेक प्रकार की लूटें हुई। अध्यक्ष महोदय, माताओं बहनों को इन्होंने 500 रुपए प्रति माह अर्थात साल का 6,000 रुपए देने का वादा किया था, मगर किसी को 6 रुपए तक नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, ये भारी मन के साथ कहना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, युवाओं के साथ भी बहुत अन्याय हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बड़े सपने लेकर हमारे युवा आए थे, उनके साथ अन्याय हुआ। इस संदर्भ में नेल्सन मंडेला जी के कोटेशन को मैं कोट करना चाहता हूं। डिस्ट्रॉइंग एनी नेशन डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एटॉमिक बम्स or the use of long range missiles. It only requires lowering the quality of education and allowing cheating in the examinations by the students. अध्यक्ष महोदय, किसी देश को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए बम बारूद और मिसाइल की जरूरत नहीं होती है। शिक्षा की गुणवत्ता को खराब कर देना और परीक्षाओं में भ्रष्टाचार ही किसी देश को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होता है। ये विजनरी लीडर नेल्सन मंडेला ने कहा है। अध्यक्ष महोदय, पीएससी की प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षाओं में युवाओं के साथ अन्याय हुआ, जिसमें हमारी सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है और अभी ईओडब्ल्यू में भी एफआईआर दर्ज हुई। गरीब, किसान, युवा और महिला, 4 जो हमारे केंद्र बिंदु हैं, उन्हें केंद्र बिंदु में रखते हुए इन्हें ऊर्जा और सही दिशा और अवसर प्रदान करके हम प्रदेश की आर्थिक उन्नति में इनकी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो पिलर है वह है तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना। अध्यक्ष महोदय, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस। अध्यक्ष महोदय, आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम डेवलपमेंट, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन जैसे उच्च स्तरीय तकनीकों से संचालित हो रही है। हम शासन और प्रशासन में तकनीक के इस्तेमाल पर पूरा जोर देंगे। इससे नागरिक सुविधाओं में पारदर्शिता आएगी और समस्याओं का तीव्र समाधान भी होगा। अध्यक्ष, इससे हम मोदी जी के न खाऊंगा न खाने दूंगा की भावना को चरितार्थ कर पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछले सरकार द्वारा कोयले पर तकनीक आधारित ऑनलाइन रॉयल्टी सिस्टम को हटाकर लाल फीता शाही आधारित मैनुअल सिस्टम लागू किया गया था। हमारी सरकार प्रशासनिक कामकाज की प्रक्रिया में ऐसे और ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करेगी। अध्यक्ष महोदय, हमने पूरी ईमानदारी के साथ
प्रत्येक विभाग के साथ चर्चा करते हुए प्रयास किया कि कहां-कहां तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सकता है, कहां-कहां तकनीकों के इस्तेमाल से सरकार के लीकेजों को रोका जा सकता है, जनता को अधिकाधिक सुविधाएं दी जा सकती हैं। इसका हमने बहुत गहन अध्ययन किया और इस बजट में मुझे सदन को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है अध्यक्ष महोदय कि विभिन्न विभागों के टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के लिए ही कुल मिलाकर 266 करोड़ रुपए का आर्थिक प्रावधान किया गया है, जिससे सुशासन और पारदर्शिता को हम सुनिश्चित कर सकें। अध्यक्ष महोदय, तकनीकी पर आधारित ये रिफॉर्म और ये सुशासन, ये जो रिफॉर्म्स होंगे और ये गवर्नेंस होंगे, यही हमारे जीडीपी के केवल 5 साल में 2 गुना तक लक्ष्य जो हमारा है 5 लाख करोड़ के जीएसडीपी से 10 लाख करोड़ के जीएसडीपी तक पहुंचने का, उसका आधार होगा तकनीकी आधारित रिफॉर्म्स और गुड गवर्नेंस। उसी के माध्यम से हम अपनी जीडीपी को आने वाले 5 सालों में दुगना करके दिखाने की बड़ी चुनौती को स्वीकार की है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, तीसरा हमारा पिलर है अधिकतम कैपेक्स, पूंजीगत व्यय को अधिकाधिक सुनिश्चित करना। अध्यक्ष महोदय, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के उच्च विकास दर के लिए पूंजीगत व्यय को आधार स्तंभ माना जाता है। अध्यक्ष महोदय, आर्थिक अध्ययन कहता है कि 100 रुपए का पूंजीगत व्यय हम करते हैं तो जीएसडीपी में 247 रुपए की वृद्धि होती है। इसलिए किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसके कैपेक्स में अधिकाधिक वृद्धि की जाए। इस बजट में तमाम चुनौतियों के बाद भी हम पूंजीगत व्यय के प्रावधान में गत वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि करने का काम किए हैं अध्यक्ष महोदय, जबकि पिछले 5 सालों में औसतन आप देखेंगे तो कैपेक्स में वृद्धि 5 सालों के औसत में 12% रही है, जबकि इस बजट में हम 20% की कैपेक्स वृद्धि का महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर इस बजट का निर्माण किए हैं। हमारा चौथा पिलर होगा अध्यक्ष महोदय प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारा छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। इन संसाधनों का सुनियोजित उपयोग करते हुए उससे होने वाले लाभों का छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना हमारा चौथा पिलर के रूप में इस रणनीति का हिस्सा होगा। हमारा 5वां पिलर होगा अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य के अनुरूप इको टूरिज्म सर्किट विकसित करना, 5 शक्ति पीठों को विकसित करके धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, आईटी सेक्टर की स्थापना, हेल्थ डेस्टिनेशन के रूप में छत्तीसगढ़ को विकसित करना, वेडिंग डेस्टिनेशन, बिजनेस टूरिज्म, कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन जैसे नए उभरते संभावनाओं का लाभ प्रदेश को मिल सके, इसके लिए रोड मैप तैयार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सेवा क्षेत्र में देश की औसतन जो जीडीपी पर योगदान है वो करीब 55% के लगभग है, जबकि हमारे